प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 12 झीलों का शहर उदयपुर पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे उदयपुर की खूबसूरती के बारे में, वहाँ के बाग बगीचे और महलों के बारे में, और साथ ही कि उसे झीलों का शहर क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एक शहर उदयपुर प्रकृति एवं मानव रचनाओं से समृद्ध अपने सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ठीक है, ये दुनिया भर में मशहूर है किस लिए? अपनी प्रकृति और मानव रचनाओं से समृद्ध, मतलब मानव द्वारा रची गई सौंदर्य के लिए। ठीक है, मानव द्वारा रचा गया सौंदर्य, जैसे कि मानव द्वारा जो इमारतें बनाई गई, जो महल बनाए गए, बगीचे बनाए गए, तो ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इन चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की झीलें, महलों की भव्यता तथा हवेलियों को देखकर पर्यटक मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो झीलें हैं, महल हैं और जहाँ हवेलियां हैं, इन्हें देख के पर्यटक यानी जो यहाँ पे घूमने आते हैं वो मुग्ध हो जाते हैं, मतलब वो इनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। यहाँ की संस्कृति, त्योहार, पहनावे, लोक नृत्य में इतना आकर्षण है कि देसी विदेशी पर्यटक, फोटोग्राफर, लेखक, फिल्मकार, व्यवसायी सभी खींचे चले आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का त्योहार है, यहाँ पे जिस तरह का पहनावा है, मतलब जिस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का यहाँ पे नृत्य किया जाता है, ठीक है, तो वो सब इतना आकर्षित होता है कि देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं पर्यटक लोग, वो तो आते ही हैं, साथ ही साथ फोटोग्राफर, लेखक, फिल्मकार, व्यवसायी, ये सभी लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अपनी पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ पर मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर महाराणा उदय सिंह ने पिछौला झील के तट पर अपनी राजधानी बनाई, जिसे उदयपुर नाम दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखो बताया गया है कि उदयपुर कैसे बना। तो जो चित्तौड़गढ़ थे, जो राजा थे महाराणा उदय सिंह, तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ में अपनी राजधानी बनाई हुई थी, पर लेकिन जब वहां पे मुगलों ने लगातार आक्रमण करने शुरू कर दिए तो उनसे परेशान होकर महाराणा उदय सिंह ने पिछौला झील के तट पर, देखो कौन सी झील, पिछौला झील के तट पर यानी किनारे पर अपनी एक नई राजधानी बनाई, जिसे उन्होंने अपने नाम के अनुसार, उदय नाम के अनुसार उसे उदयपुर नाम दिया। तो इस प्रकार उदयपुर का निर्माण हुआ। उदयपुर एक खूबसूरत जगह है जो झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है और अपने शानदार किलों, मंदिरों, खूबसूरत झीलों, महलों, संग्रहालयों और वन्य जीव आभरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो उदयपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है अपने शानदार, मतलब खूबसूरत किलों, खूबसूरत मंदिरों, झीलों, महलों, ठीक है, और संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ होता है जहाँ पे एक ही किस्म की या फिर अलग अलग तरह की ऐसी चीजें जो कि बहुत ही कीमती हों या फिर जो दुनिया में सिर्फ एक ही रूप में बची हुई हों, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करके रखना। ठीक है, जहाँ पे लोग उसे देखने आते हों, तो उसे क्या बोलते हैं? हम संग्रहालय बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है। और वन्य जीव आभरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने, यानी महाराणा उदय सिंह जो थे वो द्वितीय नंबर पे थे, मतलब उनका पुत्र या पौत्र जो भी, ने वर्ष 1549 महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने वर्ष 1559 में इस शहर की स्थापना की। यह जगह भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो जो उदयपुर को जो बसाया था वो, उनका पूरा नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, और ये इन्होंने कब किया था? 1559 में। यह जगह भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, मतलब यहाँ पे मुख्य रूप से ये एक पर्यटन स्थल है और अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए विख्यात है, अर्थात मशहूर है। शहर के अन्य आकर्षण, चलिए अब शहर के अन्य चीजों के बारे में जान लेते हैं जो आकर्षित करती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिटी पैलेस के बारे में। ठीक है, यहाँ कई महल और किले हैं जो राजपूताना महिमा के प्रतीक के रूप में हैं। सिटी पैलेस एक शानदार स्मारक है जिसे महाराणा उदय मिर्जा सिंह द्वारा वर्ष 1559 में बनाया गया था। ठीक है, मुख्य महल के परिसर में कुल 11 महल हैं। जो इसका मुख्य महल है उसके परिसर में कितने? कुल 11 महल हैं। इसके अलावा लेक पैलेस एक अन्य लोकप्रिय स्थान है। अब देखो एक और स्थान के बारे में बताया, क्या है? लेक पैलेस। ठीक है, जो अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए लोगों द्वारा सराहा जाता है। यह महल अब तक
अब एक 5 सितारा होटल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। जो ये महल है अब ये एक होटल के रूप में बदला जा चुका है, जो अपने सुंदर पुते हुए शीशे, गुलाबी पत्थरों और कमल के पत्तों के साथ सजे कमरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे सुंदर पुते हुए शीशे हैं, गुलाबी पत्थर हैं और कमल के पत्तों के साथ सजे हुए कमरे हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। समुद्र स्तर से 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस एक और भव्य संरचना है, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समुद्र के तट से 944 मीटर ऊंचाई पर बसा ये सज्जनगढ़ पैलेस एक और पर्यटक आकर्षक स्थल है और ये एक भव्य संरचना है, अर्थात मानव द्वारा बनाई गई एक सुंदर रचना है। ठीक है, इसकी जो बनावट है, ये जो बनावट नहीं तो सिटी पैलेस है, इसमें उसकी फोटो नहीं दे रखी, तो उसकी जो बनावट है ना वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसे क्या कहते हैं? इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। अब इसे मानसून पैलेस क्यों कहा जाता है वो आगे चल के जानते हैं। महाराणा सज्जन सिंह ने, देखो जो सज्जनगढ़ है वो महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। पहले के समय में क्या होता जो राजा महल वगैरह बनाते थे तो उसमें वो क्या करते थे, अपने नाम से उस जगह का नाम रखते थे, तो सज्जन नाम से सज्जनगढ़। ठीक है, ने वर्ष 1884 में इस महल का निर्माण मानसून के बादलों को देखने के लिए कराया था। अब देखो 1884 में जो महाराणा सज्जन सिंह थे उन्होंने ये जो था सज्जनगढ़ जो था इसका निर्माण क्यों करवाया था? मानसून के बादलों को देखने के लिए, इसलिए इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बगोर की हवेली और फतेह प्रकाश पैलेस इस जगह के कुछ अन्य प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, कौन से? बगोर की हवेली और फतेह प्रकाश पैलेस जो कि अन्य आकर्षण वाले केंद्र है इसमें। अगर समय हो तो यात्री विभिन्न संग्रहालय और गैलरियों की यात्रा कर सकते हैं। अगर जो यात्री यहाँ पे घूमने आते हैं, अगर उनके पास समय बचता है तो वो संग्रहालय में भी घूम सकते हैं। संग्रहालय मैंने बताया था कि ऐसी चीजें तो दुनिया भर में मशहूर हैं और वो कहीं और नहीं मिल सकती, उन चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, यात्रा कर सकते हैं जहाँ बीते युग की विभिन्न महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी गई हैं। ठीक है, बीते हुए समय की महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी हैं। सिटी पैलेस संग्रहालय शाही परिवारों से जुड़ी वस्तुओं को दर्शाता है। जो सिटी पैलेस का संग्रहालय है, ये जो सिटी पैलेस है इसका जो संग्रहालय है वो किसको दर्शाता है? वो शाही परिवारों से जुड़ी वस्तुओं को दर्शाता है। उसमें शाही परिवार से जुड़ी वस्तुएं वहां पे रखी गई हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल गैलरी भी जा सकते हैं, जो फतेह प्रकाश पैलेस का एक हिस्सा है। ठीक है, जो क्रिस्टल गैलरी है वो फतेह प्रकाश पैलेस नाम की एक जो जगह है उसका एक हिस्सा है, जहाँ ऑस्लर क्रिस्टल का एक शानदार संग्रह है। ठीक है, सुंदर सोफा सेट, रजन जड़ित कालीन, क्रिस्टल कपड़े, फव्वारे और बर्तन गैलरी के मुख्य आकर्षण हैं। ठीक है, जो गैलरी में क्या क्या चीजें, एक तो सुंदर सोफा सेट बना हुआ है, वहाँ पे रतन जड़ित कालीन है, क्रिस्टल कपड़े हैं, फव्वारे और बर्तन जो भी हैं, ये सब चीजें वहाँ पे आकर्षित करती हैं लोगों को। एक अन्य प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालय अहाड़ा पुरातत्व संग्रहालय है। ठीक है, अहाड़ पुरातत्व संग्रहालय एक और है जो पुरातत्व यानी पुरानी चीजों का संग्रह किए हुए है, जिसमें वास्तव में प्राचीन युग के लोगों के जीवन का हिस्सा रही वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें प्राचीन युग के लोगों के जीवन का हिस्सा रही वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ कई खूबसूरत उद्यान और संरचनाएं हैं। उद्यान यानी बाग बगीचे, जैसे कि सहेलियों की बाड़ी, बड़ा महल, गुलाब बाग, महाराणा प्रताप स्मारक, लक्ष्मी चौक और दिलकुशल। राज आंगन भी, जिसे गोल महल रूप में भी जाना जाता है, उदयपुर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, कौन सा? गोल महल, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? राज आंगन, जिसे गोल महल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक क्या है? पर्यटन स्थल है। इसे महाराणा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था। यात्री शिल्प ग्राम की यात्रा भी कर सकते हैं। किसकी यात्रा? शिल्प ग्राम की, जो अपने हस्तशिल्प के लिए विख्यात है। हस्तशिल्प यानी हाथों से कारीगरी करके बनाई गई चीजें। ठीक है, जैसा कि हम राजस्थान में देखते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं या फिर लकड़ी के कोई खिलौने होते हैं, तो उनमें मतलब नक्काशी कर दी जाती है हाथों से ही, तो उसे हस्तशिल्प कहते हैं। हाथों से ही बनाई जाती है वो चीजें। जग मंदिर, सुखदिया सर्किल, नेहरू गार्डन, एक लिंगजी मंदिर, राजीव गांधी पार्क, साबहू मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर के रूप में कई आकर्षण इस क्षेत्र में हैं। मतलब यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं जो आकर्षित करते हैं। पिछोला झील एक शानदार कृत्रिम झील है। कृत्रिम अर्थात बनावटी, मतलब इसे इंसानों ने खुद से बनाया है। ठीक है, ये एक तो प्राकृतिक रूप से जो बन जाती है, किसी जगह गड्ढा हुआ, वहां पे पानी आके भर गया और वो झील बन गई। पर लेकिन कुछ होती है जहाँ पे इंसान खुद अपने आप गड्ढा खोद के बड़ा सा उसमें पानी भरता है और तैयार करता है एक झील को। ठीक है, जैसे ये वाली, ये जो है ये मानव निर्मित झील है।
यानी कृत्रिम झील है, बनावटी झील है, जिसे इस क्षेत्र के मूल निवासियों की खपत और सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप 1362 ईस्वी में निर्मित किया गया था। ठीक है, इसे क्यों बनाया गया था? जो वहां के मूल निवासी थे, मतलब वहां के जो रहने वाले लोग थे, उनकी खपत यानी उनके खुद के खर्चे के लिए और सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए, खेतों के जो सिंचाई करते हैं उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, एक बांध का जो निर्माण किया गया था उसके परिणाम स्वरूप उसके फल में इसे बनाया गया था। ठीक है, कब? 1362 ईस्वी में निर्मित यानी बनाना। इस जगह के सुंदर वातावरण के कारण महाराणा उदय सिंह ने इस झील के तट पर उदयपुर शहर के निर्माण का फैसला किया था। तो जो ये जो झील है इसके आसपास जो था वहां का सुंदर वातावरण था, तो इसीलिए महाराणा उदय सिंह ने इस झील के किनारे अपनी राजधानी जो उदयपुर थी उसे बनाने का फैसला किया था। झील 696 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली है और इसकी अधिकतम गहराई 8.5 मीटर है। इन वर्षों में झील के आसपास का क्षेत्र विकसित हुआ और मंदिरों, महलों और मकानों का निर्माण किया जाने लगा। झील के आसपास के क्षेत्र में यात्री नटीनी चबूतरे को देख सकते हैं। ये एक उठा मंच है जिसे एक कसी रस्सी पर चलने वाली नटीनी के और उसके श्राप की कथा के सम्मान में बनाया गया था। यात्री तांगा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा से झील तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो ये झील है ये कितने 696 हेक्टेयर में फैली हुई है और 8.5 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, और जो जितना जब से ये बनी है तब से लेके अब तक के वर्षों में जो इसके आसपास का जो क्षेत्र था, मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो विकसित हुए। मतलब वहां पे लोगों ने पहले 2 लोग आए, उन्होंने मकान बनाए रहने लगे, फिर 4 लोग आए, उन्होंने मकान बनाए रहने लगे। तो इस तरह से लोगों ने अपने धर्म के अनुसार वहां मंदिर भी बनाने शुरू कर दिए और भी महल बनने लगे, मकान बनने लगे। इस तरह से विकास होने लगा वहां पे। ठीक है, और जो झील के आसपास के क्षेत्र में ना एक वो है नटीनी चबूतरा है। ठीक है, यात्री लोग उसे भी देख सकते हैं। वो क्यों बनाया गया था? वो एक कसी हुई रस्सी पर चलने वाली नटीनी के और उसके श्राप की कथा के सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, कोई एक नटीनी होगी जिसका कोई श्राप लगा होगा उस जगह पे, ऐसा कुछ, तो उसके लिए बनाया गया था। अब यात्री लोग जो वहां पे कैसे जा सकते हैं? वो तांगा और टैक्सी और ऑटो रिक्शा के तरीके से वहां झील तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां बस नहीं जाती होगी। पिछोला झील पर 4 द्वीप हैं। कितने? 4 द्वीप हैं। द्वीप मतलब होते हैं टापू, छोटे छोटे से टापू होते हैं जहाँ पे लोग बसते हैं। जगनिवास जहाँ लेक पैलेस है, जग मंदिर जहाँ इसी नाम का महल है, मोहन मंदिर जहाँ से वार्षिक गंगौर त्योहार को देखा जा सकता है, और आरसी विलास जिसने एक गोला बारूद का डिपो के साथ साथ एक लघु महल के रूप में सेवा की। ठीक है, 4 द्वीप कौन कौन से? एक तो है जगनिवास जहाँ पे क्या है? जहाँ पे लेक पैलेस बना हुआ है। दूसरा है जग मंदिर जहाँ पे क्या है? जहाँ पे जग मंदिर नाम से ही एक महल बना हुआ है। तीसरा है मोहन मंदिर जहाँ पे वार्षिक गंगौर त्योहार, मतलब एक जो त्योहार है वो वर्ष में एक बार मनाया जाता है, गंगौर त्योहार, उसको देखा जा सकता है। और चौथा आता है अपना आरसी विलास। ठीक है, क्या नाम है? आरसी विलास, जिसने एक गोला बारूद का डिपो, ठीक है, वहां पे गोला बारूद इकट्ठा करके रखा जाता था, साथ ही साथ एक लघु महल के रूप में सेवा की है। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या है? एक छोटा महल भी था। ठीक है, वहां पे गोला बारूद को रखा भी जाता था और वहां पे एक तरह से वो छोटा महल भी था जिस रूप में उसने सेवा की है। गुच्छेदार बत्तख, कूट, इंगस्टेंस, टर्न, जलकारो और किंगफिशर जैसे कई किस्म के पक्षी और आरसी विलास पर एकत्रित होते हैं। तो जो आरसी विलास है, जिसका भी हमने बात बोला, जो गोला बारूद का डिपो है और लघु महल है, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ वो पक्षी, अलग अलग किस्म के पक्षी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। दबोक, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब एक दबोक नाम की कोई जगह है जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख भारतीय शहर इस हवाई अड्डे से नियमित उड़ानों द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, तो जो भारत के कोई मुख्य शहर हैं वो यहाँ पे वहाँ जो हवाई अड्डा है, यहाँ पे वहाँ दूसरे शहरों से हवाई जहाज आता भी है और यहाँ से हवाई जहाज दूसरे शहरों को जाता भी है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे यात्री जो सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, राजस्थान के कई शहरों से उदयपुर के लिए बस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अब जो यात्री बस से आना चाहते हैं वो राजस्थान के कई शहरों से, मतलब राजस्थान के जो अलग अलग शहर हैं वहां से उदयपुर के लिए बस ले सकते हैं। ठीक है, तो वो उदयपुर पहुंचा देगी। उदयपुर में वर्ष के अधिकांश भाग के लिए गर्म और शुष्क जलवायु रहती है। ठीक है, जहाँ अधिकांश जो भाग है, इसका मतलब जैसे वर्ष का जो अधिकांश भाग, जैसे हमारे जो दिल्ली में क्या है कि जैसे हम बोलते हैं 6 महीने गर्मी 6 महीने सर्दी। ठीक है, या फिर उसमें भी बोले तो 3 महीने की हमारी बरसात आती है।
इस तरह से वहां पे क्या है, वहां पे सब अधिकांश से अधिकांश, जैसे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, ऐसे करके 6 7 जितना भी हो सकता है, अधिकांश से अधिकांश वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। ठीक है। और सितंबर और मार्च के बीच की अवधि पर्यटन के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है। जो सितंबर से लेकर मार्च तक का जो महीने हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने, ये जो 7 महीने जो हैं, तो जो 7 महीने हैं ये यहाँ पे पर्यटन करने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे गर्मी कम होती है। बाकी इसके बाद के जो महीने हैं उनमें गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं। अधिकांश यात्री गर्मियों के दौरान इस जगह का दौरा करने से बचते हैं, क्योंकि देखो पहले ही वो लोग गर्मी में हैं और अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ तो दुगनी 4 गुनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि इस जगह का तापमान इस समय अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो हम लोग क्या है अपने हम लोग जो 26 में या फिर 35 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो यहाँ तो 45 डिग्री होता है, तो गर्मी के टाइम पे कोई क्यों जाएगा यहाँ घूमने। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सितंबर से मार्च के महीने तक के बीच में जाना चाहिए। मानसून के दिनों में उदयपुर में कम वर्षा होती है। अब यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, जिससे हवा में काफी नमी रहती है। इस जगह सर्दियों के मौसम के दौरान मौसम सुखद रहता है। जब सर्दियां आ जाती हैं उस समय यहाँ का मौसम ठीक हो जाता है, जो शहर के चारों ओर दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अनुकूल समय है। ठीक है। उस समय क्या है, शहर के चारों ओर जो दर्शनीय स्थल मतलब देखने लायक जो जगह हैं उनके लिए उनकी यात्रा करने के लिए एकदम ठीक समय रहता है। अनुकूल यानी एकदम ठीक समय रहता है। ठीक है। तो आपका ये पाठ पूरा हो चुका है। अब आपको इसके अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।